नमस्ते मेरे प्यारे भाई। आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है हमारे YouTube चैनल पर मॉक टेस्ट 3 सॉल्व करने के लिए। और वाकई में इतनी क्वालिटी का मॉक टेस्ट मैं आज ही आपको करवाने वाला हूं कि करते करते आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा मेरे भाई। हमने प्रॉमिस किया था कि हम अपने मैथ्स के कंप्लीट फ्री बैच में 5 मॉक टेस्ट कराएंगे। 2 मॉक टेस्ट में ऑलरेडी करा चुका हूं और ये तीसरा मॉक टेस्ट है मेरे दोस्त। और पूरे YouTube पर सबसे शानदार सवालों का कंपाइलेशन मैं आपके लिए लेके आता हूं। अच्छी बात है कि हर एक एग्जाम के सवाल आपको करने को मिलेंगे। अर्थमेटिक एडवांस का बैलेंस पेपर होगा मेरे दोस्तों। टीसीएस आजकल जिस तरीके के सवाल बना रहा है, जितने लेवल के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन, एक खतरनाक तड़का आपको इस मॉक टेस्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है। और दूसरी बात कि मैं इसमें आपको बहुत अच्छे सॉल्यूशन, बहुत अच्छे मेथड्स और यूनिक तरीके सिखाऊंगा सवालों को जल्दी करने के, क्योंकि आपको मेरे दोस्तों पेपर में समय बचाना है। तो आपके तरीके अगर स्मार्ट नहीं होंगे तो आप स्मार्ट नहीं बन पाओगे बेटा, नौकरी नहीं लग पाएगी दोस्त। इन वीडियोस का, इन मॉक टेस्ट का यही पर्पस है कि आपके पास बेहतरीन सवालों का कलेक्शन पहुंचे बढ़िया सॉल्यूशंस के साथ। मॉक टेस्ट तो बहुत सारे लोग करवा रहे हैं, लेकिन आप कंपेयर करके देखिएगा इतना बेहतरीन कलेक्शन जो है आपको कहीं और नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पर। ठीक है जी, शुरू करेंगे भगवान का नाम लेके। उससे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस पे हमारी हर वीडियो के नोटिफिकेशन और पीडीएफ साथ साथ मिलती रहती है दोस्त। YouTube का फ्री बैच हमारा चल ही रहा है गगन प्रताप मैथ्स चैनल पर दोस्त, और आप उसकी प्लेलिस्ट यहां पर बनी हुई है, तो आप चैप्टर वाइज क्लासेस भी यहां से पढ़ सकते हैं दोस्त। ठीक है, शुरू करें भाई, आ जाओ शुरू करते हैं। ये मॉक टेस्ट आप सीजीएल का पेपर दें, सीपीओ का पेपर दें, सीएचएसएल का पेपर दें, इवन आप मेंस का पेपर भी देते हैं, जीडी का पेपर देते हैं, हर एग्जाम में फायदेमंद होगा। बहुत बहुत मतलब डायरेक्ट सवाल इस मॉक टेस्ट से आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको मेरे दोस्तों एक नॉर्मल वीडियो की तरह ना लें, आप इसको बिल्कुल एग्जाम हॉल की तरह लें और कॉपी पेन लेके बैठें। सवाल को पॉज करके पहले खुद करो, फिर बाद में सॉल्यूशन टीपना। आ जाइए सवाल नंबर 1। मैंने साथ साथ क्वेश्चन का सोर्स भी लिखा है कि किस एग्जाम में सवाल आया है। सवाल है भाई त्रिकोणमिति चैप्टर से, कॉस 21 डिग्री माइनस साइन 21 डिग्री अपॉन कॉस 21 डिग्री प्लस साइन 21 डिग्री क्या होगा। वैसे तो इसको देख के मेरे दोस्तों आप लोग डर जाओगे, घबरा जाओगे, लेकिन ये सीधा शॉर्टकट होता है, सीधा फॉर्मूला होता है। बच्चों मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट यहां से सिखा देता हूं, या मैं एक ही कॉन्सेप्ट बताता हूं इस वाला। मैं आपसे पूछूं कि tan 45 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, जल्दी से जवाब दो फटाफट। tan a माइनस बी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। tan 45 डिग्री 1 होता है, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों आप कहोगे सर यहां तो tan है ही नहीं। अगर आप tan को साइन बटे कॉस लिख लो, अगर आप tan को साइन बटे कॉस लिख लो तो क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम लोगे, ये हो जाएगा कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस प्लस साइन। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस प्लस साइन। आप यहां पर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन ये आपको सीधा याद होना चाहिए कि जब भी ऐसा सवाल आए कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस प्लस साइन, ये tan 45 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू है। ये tan 45 डिग्री माइनस थीटा है, थीटा की जगह 21 लिखा हुआ है, तो 45 में से 21 घटाऊंगा 24। इसका आंसर आ गया बेटा tan 24 डिग्री इसकी वैल्यू है। ठीक है, tan 24 डिग्री ऑप्शन में है नहीं, पर घबराने की बात नहीं है मेरे दोस्तों। क्यों भाई, 24 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 66, 24 और 66 90 है, और tan किस में बदल जाएगा, कॉट में। तो भैया tan 24 डिग्री ही कॉट 66 डिग्री के बराबर होता है। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर होगा। मजा आया? तो कॉन्सेप्ट पता तो सवाल दफा। आगे आइए, सवाल नंबर 2। मैंने ऐसे किया है कि एक अर्थमेटिक एक एडवांस का क्वेश्चन साथ साथ चले। सवाल आया है सीएचएसएल 2024 के प्री में। रोहन को 48,000 रुपए वाले लैपटॉप के शेष 8,000 रुपए पर कितनी छूट देनी चाहिए। अगर पहले 28,000 पर 12% की छूट है, अगले 12,000 पर 8% की छूट है, पहले ही दे चुका है रोहन,
ताकि लैपटॉप के कुल मूल्य पर, लैपटॉप के कुल प्राइस पर दी गई 9.5% की छूट की बराबरी की जा सके। जबरदस्त सवाल है, शानदार लैंग्वेज है मेरे प्यारे भाई। देखिए, रोहन को एक लैपटॉप को बेचना है जिसका एमआरपी 48,000 रुपए है। रोहन ने मेरे प्यार में पहले 28,000 रुपए पर कितनी छूट दी है? सवाल में बोला है कि भाई रोहन ने पहले 28,000 पर 12% की छूट दी, ठीक। फिर रोहन ने अगले 12,000 पर कितने की छूट दी? रोहन ने अगले 12,000 रुपए पर 8% की छूट दी। तो मेरे दोस्तों बचा कितना? 28, 12, 40, 60, 48। यही पूछा है कि बचे 8,000 पर रोहन को कितने की छूट देनी चाहिए ताकि टोटल डिस्काउंट है ना, पूरा जो डिस्काउंट दिया गया लैपटॉप पर वो 9.5% दिया गया है, 9.5% छूट की बराबरी की जा सके, यानी कि कुल डिस्काउंट 9.5% का रहे। वैसे तो आप इस सवाल में एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, पर बेस्ट तरीका क्या है कि आप ये पता लगाओ कि 60,000 पर आपको कितने % डिस्काउंट देना होगा। उसके लिए एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, बेस का रेशियो ले लो, ये 4 से कट रहा है, 4 7 28, 4 3 12, 4 दूनी 8, ये आ गया 7:3:2 मेरे प्यारे भाई। मुझे बताओ यहां पर कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा, कितना % है, कोई तरीका? तो बेटा ये है डेविएशन, एलिगेशन यहां पे परेशान करेगा आपको। डेविएशन एक ऐसा मेथड है मेरे दोस्तों जो बहुत जल्दी आपका आंसर निकाल के देता है। देखिए, अगर कुल छूट 9.5% है, आपको टोटल डिस्काउंट 9.5% दिया गया है, तो यहां भी 9.5% डिस्काउंट होना चाहिए, यहां भी 9.5% डिस्काउंट होना चाहिए, और यहां भी बचे हुए पर भी 9.5% का डिस्काउंट होना चाहिए। हम 9.5 से कंपेयर करेंगे, लेकिन यहां कितना डिस्काउंट है बेटा? यहां डिस्काउंट है 12%। 9.5 से 12 कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे सर 2.5% ज्यादा है, तो यहां 7 रुपए का 2.5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। ये 9.5 से 8 कितना कम है? 1.5% कम है। 9.5 से 8 कितना कम है? 1.5 कम है, तो 3 रुपए का 4.5% कम है। तो 7 का 2.5 17.5 हो गया, 17.5 हो गया, सॉरी, और 17.5 में से 4.5 घटाएंगे तो कितना आ गया? 13। तो 13% एक्स्ट्रा हो रहा है डिस्काउंट। तो बैलेंस करने के लिए 13% कम करना पड़ेगा डिस्काउंट, कितने के समान पर? 2 रुपए के समान पर बटे 2। अब 13/2 क्या होता है? 6.5। 9.5 में से 6.5 घटाएंगे तो 3% आएगा, यानी कि बचे 8,000 रुपए पर, ये जो बचा 8,000 रुपए है, इस पर आपको 3% का डिस्काउंट देना चाहिए। 8,000 रुपए का 3% कितना होता है? 240 रुपए, और सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर सामने ही दिख रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इस सवाल को इससे जल्दी भी किया जा सकता है। सबसे जल्दी आगा अगर आपको डेविएशन पता है। डेविएशन नहीं आता, मैंने यूट्यूब पे फ्री पढ़ा हुआ है, सर्च करिएगा, कॉन्सेप्ट किंग चैनल पे वीडियो आएगी, पढ़ना, ठीक है भाई। और अगर आपको ऐसे यूनिक कॉन्सेप्ट जानने जो सवाल का हलवा बना दे मेरे दोस्तों, तो आप जो है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग इस बुक को आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए। इस बुक में कम से कम वो मेथड, वो कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे जो आपको यूट्यूब पर या किसी पेड क्लासेस में या बहुत ही कम टीचर्स द्वारा पढ़ाए जाते हैं। ये बुक अमेजन फ्लिपकार्ट पर बड़ी आसानी से मिल जाएगी। और अब आप मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग बुक के साथ साथ रीजनिंग की भी कॉन्सेप्ट किंग वाली बुक अवेलेबल है, जिसमें रीजनिंग के सारे फॉर्मूला, थ्योरी, शॉर्टकट लिखा है एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 3, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस वाई स्क्वायर 83 है, तो xy माइनस 1/xy का मान क्या है? सवाल RRB NTPC के पेपर में आया है और मुझे लगता है ये इजीएस्ट सवाल है। ये मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी फ्री पढ़ा दिया। पावर 2 से पावर 1 में जाना है, पावर 2 से पावर 1 में जाना है, प्लस है यहां, लेकिन माइनस है। अगर प्लस से माइनस में जाना है तो 2 घटा के अंडर रूट लेंगे, 83 में से 2 घटा के अंडर रूट लेंगे, 83 में 2 घटेंगे 81 का अंडर रूट 9। तो इस सवाल का आंसर 9 आ जाएगा, डी ऑप्शन। दिस इज इजी क्वेश्चन। आगे पेपर पूरी तरीके से बैलेंस बनाया है भाई मैंने। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल 2024 का सवाल है, ठीक है। एक वस्तु पर 32,000 के अंकित मूल्य पर 8% की छूट है। एक वस्तु का एमआरपी कितना है? 32,000 रुपए। 32,000 के एमआरपी पर कितनी? 8% का डिस्काउंट है। आफ्टर गिविंग एन एडिशनल सीजन डिस्काउंट द आइटम इज सोल्ड फॉर 25,000। एक्स्ट्रा एडिशनल सीजन डिस्काउंट देने के बाद आइटम को 25,000 में बेचा जाता है।
सीजनल डिस्काउंट कितना है? हाउ मच इज द सीजन डिस्काउंट? सीजन का डिस्काउंट कितना है? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे। यानी कि 2 बार डिस्काउंट दिया। एक बार बताओ, एक वस्तु का एमआरपी 32,000 रुपए, 32,000 रुपए, आपने पहले 32,000 रुपए पे 8% डिस्काउंट दिया। 100% पे 8% डिस्काउंट दोगे तो कीमत कितनी रह जाएगी? 32,000 का 92% रह जाएगी, 92%। 32,000 का 92% रह जाएगी। अगर आप किसी वस्तु का एमआरपी 32,000 है, 800 पे 8% की छूट दोगे तो कितनी कीमत रह जाएगी? 92%। देखो ये परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 320 का 92 गुना, 320 का 92 टाइम्स ये वस्तु की कीमत रह जाएगी 8% डिस्काउंट देने के बाद। अब इस प्राइस पर और डिस्काउंट दिया गया, इस पे एक और डिस्काउंट देने के बाद हमने सामान को 25,000 रुपए में बेचा, 25,000 में। बचा वो सीजनल डिस्काउंट कितना दिया गया? इतने रुपए का सामान एक और डिस्काउंट देने के बाद 25,000 में बेचा। बताओ कितना डिस्काउंट दिया गया? रेशियो ले लीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा बेटे। और भी कुछ कटने वाला है क्या? 4 से 32 8 बार, 4 से 2500 चला जाएगा 625 बार। ठीक, 8 की 92 में गुणा करेंगे तो 720 और 16 736, यानी कि अल्टीमेटली 736 का सामान 625 में बिका। अगर 736 का सामान 625 में बिका तो कितना डिस्काउंट है बेटा? 111 का डिस्काउंट दिया गया है। कितने पर? 736 पर। और परसेंटेज में कितना डिस्काउंट है? इंटू 100% ही आएगा, इंटू 100%। ये बताओ बेटा। तो यानी कि मुझे 11,100 को भाग करना है 736 से। आंसर है 12, 13, 14, 15। बस चेक करना पड़ेगा कितनी बार जाएगा। 736 का 10 गुना तो होता है, आसान करते हैं ना पहले। 736 का 15 गुना करके देखो। अगर मैं 736 का 15 गुना करूं तो 15 सत्ते 105, 10,500 और 36 की 15 में गुणा करेंगे तो मेरे दोस्तों आ जाएगा 360 और ये 540, यानी कि आ जाएगा आपका 10,000, यानी कि 11,040 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो 11,100 है, यानी कि ये मेरे प्यार में 15% से ज्यादा आएगा, 15% से ज्यादा आएगा। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बात खत्म। मेरा जल्दी तुक्का बैठ गया भाई। 736 का 15% जब मैं निकालूंगा तो 11,040 आ रहा है, 11,100 है। 11,100 को 736 से भाग देंगे तो 15% से ज्यादा आएगा। 15% से हल्का से ज्यादा एक ही ऑप्शन है। ठीक है भाई, मजा आया सवाल करके। आगे सवाल नंबर है आपके सामने 5, और यह सवाल लग रहा है मेरे दोस्तों यहां पढ़ने से सर्कल, वृत्त का। और आपको पता है इस बार तो सर्कल इतना वायरल रहा है सीपीओ में और सीटसेल में कि एक एक शिफ्ट में 2-2 3-3 सवाल सर्कल से आए हैं। ए बी और बी सी सेंटर ओ वाले वृत्त की 2 जीवाएं हैं, दोनों जीवाएं केंद्र ओ के दोनों ओर हैं। तो सबसे पहले आपको डायग्राम तो बनाना पड़ेगा, पढ़ने से लग रहा है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप एक सर्कल बना लेते हैं। दिस इज सर्कल, ये सर्कल है भाई, बड़ा सा बनाइए। सवाल में कहा गया ए बी और बी सी सेंटर ओ वाले वृत्त की 2 जीवाएं, दोनों जीवाएं केंद्र के दोनों तरफ हैं। तो भाई 2 जीवाएं, देखो ए बी और बी सी में बी कॉमन है, ए बी और बी सी में बी कॉमन है, बी। तो मेरे दोस्तों जीवा आप कैसे खींचोगे? जीवा इस तरीके से खींचो। ये मेरे दोस्तों 2 कॉर्ड हो गई। मैंने पहली पढ़ लिया ए बी और बी सी में बी कॉमन है, तो मैं इस पॉइंट को बी बनाऊंगा, बी। और ये मेरे दोस्तों आपका ए हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, है ना। और ये आपका सर्कल का सेंटर है। तो साफ साफ बोल दिया कि दोनों जीवाएं सेंटर के दोनों ओर हैं, एक तरफ नहीं है, दोनों ओर है और दोनों में बी कॉमन है। ठीक है, सवाल बोला पॉइंट ए और सी ओ से इस प्रकार जुड़े हैं, तो ए और सी को जोड़ना है हमें, ए और सी को जोड़ना है ओ से। तो मैंने ए को और सी को ओ से मिला दिया बेटा। ये ए और सी जो है मैंने सेंटर से मिला दिए, इस प्रकार जुड़े हैं कि एंगल बी ए ओ 39, बी ए ओ, यानी कि ये वाला जो एंगल है बी ए ओ, ये 39 डिग्री का है, 39 डिग्री का। ठीक है, और लघु चाप एसी द्वारा सेंटर पे अंतरित कोण 142 डिग्री है, यानी कि ये हो गया आपका माइनर आर्क, छोटा आर्क हो गया। इस आर्क द्वारा सेंटर पे बना ये जो कोण है ये 142 डिग्री का है, सेंटर पे बना ये कोण 142 डिग्री का है, ये बोला है। तो आपसे पूछा एंगल बी सी ओ, ये वाला एंगल आपसे पूछा है बेटा, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ये एंगल आपसे पूछा है, बताओ।
वैसे अगर 142 है तो ये एंगल कितना होगा, 142 का आधा 71 डिग्री, ये एंगल 71 डिग्री होगा आधा। सेंटर पे बना कोण हमेशा परिधि पे बने कोण का डबल होता है। अगर सेंटर पे 142 बन रहा है तो सरकमफ्रेंस पे आधा, 142 का आधा 71 बनेगा, और 71 ही इन दोनों का सम होना चाहिए। इन दोनों को जोड़ के 71 आना चाहिए भाई। अगर ये 71 है तो 71 में से 39 घटा दीजिए तो 2, और मेरे दोस्तों 11 में से 9 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 32 डिग्री। यानी कि ये एंगल जो है आपका 32 डिग्री का आ जाएगा, 32 डिग्री। और ऑप्शन इस सवाल के गड़बड़ हैं, मुझे कोई सही ऑप्शन नहीं दिख रहा, यानी कि एक ऑप्शन इसका ठीक कर लीजिए। 32 डिग्री इस सवाल का ठीक ठीक आंसर होना चाहिए, BCO 32 डिग्री। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? देखो एक भाई, देखो भाई मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि जब एक हम सर्कल बनाते हैं और सर्कल में हम दो जीवाएं खींचते हैं इस तरीके से, दो जीवा, और ये मैंने इसको मिला दिया, ये सेंटर है, सेंटर को मैंने मिला दिया, ठीक है ना। समझने वाली बात ये है कि भाई अगर मैं इसको यहां से मिलाता हूं तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये भी रेडियस है, तीनों ही रेडियस है, सेंटर से परे तक की दूरी रेडियस है। अब किसी भी ट्रायंगल में दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर, भाई अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल अल्फा होगा, अल्फा, सॉरी ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। दो भुजाएं बराबर, दो कोण बराबर, ऐसे मैं कहता हूं कि अगर ये वाला कोण अल्फा है तो ये वाला कोण अल्फा होगा। अब ये थीटा प्लस अल्फा है मेरे दोस्तों, थीटा प्लस अल्फा, तो ये एंगल आपका डबल होगा, 2 थीटा प्लस अल्फा, 2 थीटा प्लस अल्फा। यानी कि ये एंगल 2 थीटा प्लस अल्फा है तो इनका आधा ये थीटा प्लस अल्फा होना चाहिए। अगर 142 डिग्री है तो 142 का आधा 71, 71 में से ये 39 है, 71 में से 39 घटाएंगे मेरे प्यारे भी, तो कितना बचेगा आपका, 32 डिग्री का एंगल BCO बचेगा, 32 डिग्री का। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यानी कि ये थीटा प्लस अल्फा और इन दोनों का सम बराबर होता है। बहुत डिटेल में मैंने समझा दिया, ठीक है। सीधा सवाल तो हर कोई कर लेते बट उल्टे सवाल में फंस जाओगे। सवाल नंबर 6, ये भी आपका ज्योमेट्री से है भाई, दो दो सवाल ज्योमेट्री के एक साथ डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं भैया। दिए गए चित्र में LM और CB समांतर है, तो ये जो लाइन है LM और ये जो है CB ये पैरेलल है, दीज टू लाइंस आर पैरेलल। LN और CD पैरेलल है, ये दोनों लाइन भी पैरेलल है, LN और CD ये दोनों लाइन भी एक दूसरे के समांतर हैं। बोला AM 5 सेंटीमीटर, AB 8, AM की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, AB की लंबाई 8। अगर AM 5 है, पूरा AB 8 है, तो MB कितना बचेगा, 3 बचेगा। ND 4.5, ये ND की जो लंबाई है 4.5 सेंटीमीटर है, 4.4, 4.5। AL की जो लंबाई है 8.5 है, AL की जो लंबाई है आपका 8.5 सेंटीमीटर है, AL की लंबाई 8.5 है। आपसे पूछा LC प्लस AN, LC और AN ये दोनों लेंथ पता नहीं है, इन्हीं की अब मेरे दोस्तों सम पूछा है। ये आपका 5 है, AM 5 है, और आपका AB 8 है, तो ये MB 3 बचेगा। बताओ कैसे करेंगे। सवाल देखने में आपको मुश्किल बड़ा लग सकता है, घबराना बिल्कुल नहीं है। यहां लगेगी थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल में पैरेलल लाइन खींचे जाते हैं तो अगर ये A/B है तो भाई मेरे इधर भी ये A/B होगा, ये थेल्स थ्योरम कहती है। तो हम यहां पे अप्लाई करेंगे। केवल ऊपर वाला ट्रायंगल देखो, ऊपर वाला ABC, भाई ये 5-3 है, 5-3। अगर ये 5-3 है, रेशियो भी इनका 5-3 है, तो ये भी तो 5-3 का रेशियो बनना चाहिए, ये भी तो 5-3 का रेशियो बनना चाहिए भाई। अगर ये 5 का 8.5 कितने गुना है, 17 गुना, 1.7 टाइम्स, तो ये भी तो 3 का 1.7 टाइम्स आ जाएगा, 5.1 सेंटीमीटर, 5.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब नीचे वाले ट्रायंगल को देखो, अभी नीचे वाले ट्रायंगल ADC को देखो, इसमें कुछ भी नहीं था, ADC 2 बार थेल्स लगानी थी, ADC 8.5 और 5.1, 5-3 का रेशियो है, 5-3 का रेशियो। तो ये भी तो AN से ND का रेशियो भी तो 5-3 होना चाहिए। अगर 3 की वैल्यू 4.5 है, 1.5 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 1.5 गुना आएगी, 7.5 सेंटीमीटर है, 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, AN 7.5 सेंटीमीटर, बात खत्म। यानी कि रेशियो सेम होगा, ये 5-3 है, ये भी 5-3 के रेशियो में होगा, ये भी 5-3 के रेशियो में होगा। तो LC प्लस AN पूछा है, LC कितना निकाला मैंने, LC निकाला 5.1, AN कितना निकाला है मैंने, AN निकाला 7.5, इनको जोड़ोगे तो 12.6 आ जाएगा। कहां मर गया, ये रहा, डी ऑप्शन आंसर है 12.6।
तो दिस इज द इजिएस्ट क्वेश्चन। देखने में जरूरी नहीं कि जो चीज मुश्किल लगे वो वाकई में मुश्किल हो। आ जाइए सवाल नंबर 7, आईसीआर टेक्नीशियन का करके बताओ। एक ग्रुप में लड़कियों की एवरेज हाइट 154 है। एक ग्रुप में लड़कियों की एवरेज हाइट 154 है। समूह में ग्रुप में लड़कों की एवरेज हाइट ग्रुप के सभी लड़के और लड़कियों की एवरेज हाइट से 3 सेंटीमीटर जाता है। यानी कि बॉयज की जो एवरेज हाइट है वो पूरे ग्रुप की एवरेज हाइट से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 25% लेस है तो लड़कों की एवरेज हाइट कितनी है? सवाल में बॉयज की, गर्ल्स की और बॉयज प्लस गर्ल्स की दे रखा, यानी कि ये सवाल है एलिगेशन का। मेरे दोस्तों, एक ग्रुप में बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। सवाल में साफ साफ दिया हुआ है कि गर्ल्स की एवरेज हाइट बॉयज से 25% कम है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। गर्ल्स की एवरेज हाइट बॉयज से 25% कम है, यानी कि बॉयज की अगर एवरेज हाइट 4 है तो गर्ल्स की लड़कियों की संख्या लड़कों से 25% कम है। अगर बॉयज 4 हैं तो लड़कियां 1 कम है, 3 है। बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो आ गया। सवाल में रखा लड़कियों की एवरेज हाइट 154 है, गर्ल्स की एवरेज हाइट 154 सेंटीमीटर है। और यह भी बोला गया कि ग्रुप में लड़कों की जो एवरेज हाइट है, लड़कों की जो एवरेज हाइट है वो सभी लड़के लड़कियों की एवरेज हाइट से 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह होगा कि अगर सभी बॉयज और गर्ल्स की एवरेज हाइट x है तो बॉयज की एवरेज हाइट जो है 3 सेंटीमीटर ज्यादा है, x+3। और आपको निकालना है लड़कों की औसत हाइट। तो दिस इज ए सिंपल क्वेश्चन ऑफ एलिगेशन, आप नहीं लगा सकते। देखो ये x से ज्यादा है, x+3, तो x से कम होगा 154। अगर x से ज्यादा है, बॉयज की एवरेज हाइट ज्यादा है एवरेज से, तो गर्ल्स की एवरेज हाइट कम होगी टोटल से। अब आप दिखाओ x+3 में से x घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 ही आएगा। यानी कि अगर इनका डिफरेंस 3 है तो इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए? 4 ही आना चाहिए। x+3 में से x घटाएंगे तो 3 आएगा, तो इनका डिफरेंस 4 आना चाहिए। अब ये x से ज्यादा है x+3, इसका मतलब मेरे दोस्तों x+3 से छोटा है x, तो 154 से बड़ा होगा जी x। मेरे प्यारे भाई, ये जो वैल्यू होती है इन दोनों के बीच में होती है। अगर मेरे दोस्तों x से बड़ा है x+3, यानी कि x से छोटा होगा 154, कितना छोटा होगा? 4, तो यानी कि x की वैल्यू 158 आएगी, 158। x का मान 158 है तो बॉयज की एवरेज हाइट कितनी? 158 में 3 जोड़ेंगे 161, तो बॉयज की एवरेज हाइट 161 सेंटीमीटर है। ये आंसर है। क्लासिकल क्वेश्चन है, जबरदस्त लैंग्वेज है और एलिगेशन से ही जल्दी होगा। फिर से त्रिकोणमिति का सवाल आ गया। tan x प्लस tan y 25 है, cot x प्लस cot y 30 है, tan x प्लस y बताओ। 2 इक्वेशन दी हुई है, वैल्यू पुटिंग तो होगा नहीं। देखो tan x प्लस y जो है इसका सीधा फॉर्मूला होता है tan x प्लस tan y, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। 1 माइनस tan x इंटू tan y। आप बोलोगे हाँ जी सर, मैं इतनी बात तो समझ गया सीधा सीधा कि tan x प्लस tan y डायरेक्ट दिया है मुझे 25 tan x प्लस tan y। यानी कि मुझे अगर ये सवाल सॉल्व करना है तो tan x इंटू tan y निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा भाई? ये निकालना पड़ेगा, यहां से निकलेगा बेटा। cot क्या होता है? 1/tan। तो cot x को क्या लिख सकता हूं मैं? 1/tan x प्लस cot y को क्या लिख सकते हो? 1/tan y। और सवाल में खुल्लम खुल्ला ये कितना दे रखा है? 30 दे रखा है, 30। जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये tan x इंटू tan y आएगा एलसीएम, तो tan x इंटू tan y एलसीएम आएगा। लेकिन ऊपर क्या होगा सोचो ना, ऊपर होगा बेटा tan y प्लस tan x, ऊपर होगा tan y प्लस tan x, और tan y प्लस tan x ही 25 दिया हुआ है। tan y प्लस tan x ही 25 दिया हुआ बराबर 30। ये 30 नीचे आएगा तो 25/30 आएगा, 5×5 = 25, 5×6 = 30, 5/6। तो 5/6 वैल्यू आ गई जी tan x इंटू tan y की, 5/6। और मुझे लगता है कि ये नॉर्मल लॉजिक था जिसे हर बच्चा सोच सके। ऐसा नहीं कि कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम यहां पे हुआ है। तो tan x इंटू tan y आ गया जी 5/6। अब 1 में से 5/6 घटाओगे तो ये 1/6 हो गया।
25 को 1/6 से डिवाइड करोगे तो 6 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 25 6 का 150 150। तो इस सवाल का जो आंसर है वो 150 है प्यारा सा, यानी कि बी वाला ऑप्शन ठीक है, बी। मजा आ रहा होगा आपको मेरे दोस्तों ऐसे सिंपल सिंपल यूनिक नए सवाल करके। आइए सवाल नंबर है 9। समिता की इनकम का 65% भैरव की इनकम के 91% के बराबर है। समिता की इनकम उससे 1500 रुपए अधिक होती, भैरव की इनकम 500 रुपए अधिक होती, तो समिता और भैरव की इनकम का रेशियो 3:2 होता। समिता और भैरव की एक्चुअल कंबाइंड इनकम क्या है? बहुत बढ़िया सवाल। देखो पहली लाइन से पढ़िए, समिता की इनकम का 65% भैरवा की इनकम के 91% के बराबर है। तो मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं? टेल मी। यहां से मैं समिता और भैरवा की इनकम का रेशियो निकाल सकता हूं। तेरे पंजे 65 और तेरे सत्ते 91, कितना आ जाएगा बेटा? 7:5, 7:5। समिता और भैरवा की इनकम का रेशियो है 7:5। सवाल में इनकी कंबाइंड इनकम पूछे, यानी कि 7 5 12, 7 5 12, 12 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए था। 12 का मल्टीपल यानी कि 3 से कटने वाला ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये आंसर होगा भाई। दोनों की टोटल इनकम तो 7 5 12 आ जाएगी ना, 12 से कटने वाला एक ही आंसर है। ये समिता और भैरवा की आय का रेशियो है, आय का। अब सवाल में ये बोला गया, अगर मुझे सॉल्व करना पड़े कि समिता की इनकम 1500 रुपए ज्यादा होती, भैरवा की इनकम 500 रुपए ज्यादा होती। अगर समिता की इनकम 1500 रुपए एक्स्ट्रा होती और भैरवा की इनकम 500 रुपए ज्यादा होती, तो इन दोनों की नई इनकम का रेशियो 3:2 हो जाता। समिता और भैरवा की इनकम का अनुपात 3:2 हो जाता। तो किसी भी सवाल में इनिशियल रेशियो दिया है, उसमें चेंज दिया है, फाइनल रेशियो दिया है, क्या लगता है ऐसे सवाल में? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप जानते हैं, 7 दूनी 14, 3 पंजे 15, 14 और 15 का डिफरेंस 1 यूनिट। भाई कर तो आप ऐसे सवाल को एक्स मान के भी कर सकते हो, लेकिन टाइम बचेगा ना। ऐसे 3 की 500 में गुणा करेंगे 1500, 1500 की 2 में गुणा करेंगे 3000, 3000 और 1500 का डिफरेंस 1500, तो एक की वैल्यू 1500 रुपए आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना होता है। बोला समिता और भैरवा की एक्चुअल कंबाइंड इनकम, तो समिता और भैरवा की एक्चुअल कंबाइंड इनकम है 7 5 12, तो 12 की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों वो कितना आएगी? 12 का 1500 गुना आएगी, यानी कि 18,000 रुपए, 18,000 रुपीज। इस सवाल का आंसर है मेरे भाई, डी ऑप्शन ठीक है। बहुत प्यारा सवाल है ये, ऑस्कर विनिंग क्वेश्चन है। आगे आइए, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 10। ये सवाल सीजीएल 2023 प्री के पेपर में आया है। करो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 405, a माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर 54, a प्लस बी प्लस सी। बताओ फॉर्मूला जानते हो क्या आप? ये इन दोनों में फॉर्मूला कोई क्या आप जानते हो? अगर आप नहीं जानते हो, मैंने यूट्यूब पे पढ़ा दिया है अभी फ्री लाइव क्लास में अलजेब्रा की। नहीं जानते तो मैं लिख देता हूं फॉर्मूला कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ये तो आएगा ही आएगा, इंटू ब्रैकेट में 1/2 पहले, फिर आएगा ये सारा a माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर, 1/2 a माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। और आपको फॉर्मूला याद है तो ही आप इस सवाल फटफट फटफट कर पाओगे। वैल्यू रख दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 405 बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपन को निकालना है, इंटू 1/2 ब्रैकेट में a माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर कितना है? 54। ये आपका 54 है, 54। अब देखो 2 से 54 आप पहले काट लीजिए 27 बार, फिर 27 से इसको काटेंगे, 27 से कम 27, 13 बचेगा, 27 पंजे 135, 15 बार। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है वो 15 आ गई। और ये सवाल बहुत इजी है। ये फॉर्मूला तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, पेपर में थोड़ा ना फॉर्मूला लिखोगे, तुरंत करोगे ऐसे मेरे दोस्त। ठीक है, सवाल नंबर 10 था।
अलजेब्रा के इस प्यारे सवाल के बाद अब हम चलेंगे सवाल नंबर 11 की तरफ जल्दी से। टाइम एंड वर्क का ये सवाल है सीपीओ 2024 से। मेरे प्यारे भाई बताओ, ए अकेले किसी काम को 200 दिन में कर सकता है, बी 100 दिन में पूरा कर सकता है। प्रत्येक 3 दिवसीय चक्र में, यानी कि 3 दिन की साइकिल है, बोथ ए एंड बी वर्क ऑन डे 1। पहले दिन ए भी काम करते हैं, डे 2 ए काम करता है और डे 3 पे अकेले बी काम करता है और यही साइकिल चलती है। तो पूछा है काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, दोनों को काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे। तो ये डाटा आसान है। चलिए, तो मेरे प्यारे भाई दो लोग हैं ए और बी। ए किसी काम को 200 दिन में करता है, 200 दिन में, और बी जो है सेम उसी काम को 100 दिन में करता है अकेले। तो एक काम करते हैं भाई, 200 और 100 का एलसीएम क्या होता है, 200 होता है 200 टोटल वर्क। तो मैंने ये मान लिया कि भाई ए जो है एक दिन में एक कुर्सी बनाएगा, बी जो है एक दिन में 2 कुर्सी बनाएगा। ये ए और बी की एफिशिएंसी होगी। अब ये जो है काम करते 3 दिन की साइकिल में, यानी कि पहले दिन ए और बी दोनों काम करते हैं, ए और बी। फिर मेरे दोस्तों जो सेकंड डे है वो अकेले ए काम करता है, वो तीसरे दिन जो है वो अकेले बी काम करता है। तो मुझे बताओ कि पहले दिन ए और बी कितना काम करेंगे। तो पहले दिन ए और बी ए कर दो 3 यूनिट काम करेंगे, 3 यूनिट। अगले दिन ए अकेले कितना काम करेगा, 1 यूनिट। फिर अगले दिन बी कितना काम करेगा, 2 यूनिट। और यही प्रोसेस आगे चलता जाएगा, क्योंकि हर बार यही 3 दिन की साइकिल रिपीट होगी। तो इस हिसाब से मेरे प्यारे भाई मुझे ये बताओ, इस हिसाब से हर 3 दिन में काम कितना हुआ। अल्टरनेट डेज वाला सवाल बन गया ना भाई। ये हर 3 दिन में काम कितना हुआ, 3 1 4 2 6 यूनिट। 3 दिन में 6 यूनिट काम होगा, हर 3 दिन में 6 यूनिट काम होगा। लेकिन हमें काम करना कितना है, हमें काम करना है 200। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि 200 के नजदीक 6 का कौन सा मल्टीपल है। तो 6 गुणा 33 198। अगर मैं दोनों तरफ 33 से गुणा करूं तो 33 तिया 99 दिन में कितना काम होगा। 99 दिन में 33 की 6 में गुणा करेंगे, 198 यूनिट काम होगा, 198 यूनिट काम होगा मेरे प्यारे भाई। तो हमें टोटल वर्क 200 है, 200 के नजदीक जाना होता है ऐसे सवालों में। तो 99 दिन में मेरे दोस्तों 198 यूनिट काम हो जाएगा। क्लियर है, आप बोलोगे हैं सर, लेकिन हमें काम तो 200 करना है। अभी 2 यूनिट काम करना और बाकी है, अभी 2 यूनिट काम करना और बाकी है, तभी तो 200 का। अभी अगला जब दिन आएगा उसमें कौन काम करेगा, उसमें काम करेगा आपका ये ए प्लस बी। उसमें कौन काम करेगा, ए प्लस बी। ए प्लस बी एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, तो 2 कुर्सी बनाने में ए प्लस बी को कितने समय लगेगा, 2/3 दिन और लगेगा। यानी कि जो पूरा काम है आपका 99 सही 2/3 दिन में हो जाएगा। 99/2/3 डेज में पूरा काम हो जाएगा। तो भाई ये तो बड़ा आसान है। ठीक है भाई, तो देखने में चाहे आपको सवाल लेंदी लगे, लेकिन प्री में इस लेवल के सवाल तो नॉर्मल आते ही आते हैं जी। अगला सवाल ये सीजीएल 2022 के पेपर का है। बताओ, एक ग्रुप में कुछ लड़कियों का औसत वजन 54.8 किलोग्राम है। भाई एक ग्रुप है स्कूल का, समझ लीजिए, उसमें लड़की हैं और लड़कियों का एवरेज वेट आपको दे रखा है 54.8 किलोग्राम। ठीक, सवाल में बोला है जब एवरेज वेट 56.4 किलोग्राम की 5 लड़कियां ग्रुप छोड़ देती हैं और एवरेज वेट 57.5 किलोग्राम की 10 लड़कियां ग्रुप में शामिल हो जाती हैं, तो ग्रुप में लड़कियों का औसत वजन 380 ग्राम बढ़ जाता है। तो आपसे पूछा शुरू में लड़कियों की संख्या क्या थी। भाई ये एवरेज का एक फेमस टाइप है जो आता ही आता है, हर तीसरी चौथी शिफ्ट में सवाल आएगा। इस टाइप का मैंने मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर डिटेल वीडियो बना रखी है। देखिए, जब भी ऐसा सवाल आता है तो हम हमेशा एवरेज से कंपेयर करते, तुलना करते हैं। आप ये बताओ मेरे दोस्त कि एक ग्रुप में लड़कियों का औसत वजन 54.8 किलोग्राम है। अब 56.4 किलोग्राम की 5 लड़कियां ग्रुप छोड़ देती हैं, यानी कि एवरेज से ज्यादा वजन वाली, एवरेज कितना है 54.8, 56.4 किलो एवरेज से ज्यादा वजन वाली लड़कियां चली जाती हैं छोड़ के, तो नुकसान होगा ना भाई। हमारा एक एवरेज है, हम ज्यादा एवरेज वाले लोग छोड़ के जाएंगे तो नुकसान होगा। 54.8 से 56.4 कितना ज्यादा है, तो 14 में 60 गए, 5 में 4 गए, 1.6 ज्यादा है, यानी कि 1.6 किलोग्राम का नुकसान होगा। 5 लड़कियां छोड़ के जाती है तो इतना आपका लॉस होगा। फिर आगे की लाइन पढ़ो, आगे की लाइन ये है कि 57.5 किलोग्राम की 10 लड़कियां ग्रुप में शामिल हो जाती हैं, तो हमारा एवरेज है 54.8। अब 57.5 किलोग्राम की लड़की आती है, यानी कि एवरेज से ज्यादा वजन की लड़कियां आ रही हैं घर में,
औसत से मोटी मोटी लड़कियां जो है घर में आ रही हैं, तो हमें क्या होगा, फायदा होगा, वजन जो है हमारा बढ़ेगा। तो 54.8 से 57.5 कितना ज्यादा है, तो 15 में से 8 गया 7, और मेरे दोस्तों 6 में से 4 गया 2, 2.7 ज्यादा है। कितनी लड़कियां एंटर करती हैं, 10। यानी कि मेरे प्यारे भाई 5 लड़कियों के जाने से और 10 लड़कियों के आने से टोटल पे कितना फर्क पड़ेगा, ये आ जाएगा बेटा 27। 1.6 की 5 में गुणा करेंगे 8, 27 में से 8 घटाएंगे 19 किलोग्राम। यानी कि मेरे दोस्तों आपका टोटल वजन 19 किलोग्राम बढ़ जाएगा। ठीक है, 19 किलोग्राम को अगर मैं ग्राम में लिखूं, 19,000 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो टोटल में कितना चेंज आया, 19,000 ग्राम मेरे प्यारे भाई। एवरेज में कितना चेंज आया, एवरेज 380 ग्राम बढ़ गया। तो टोटल में चेंज और एवरेज में चेंज में डिवाइड कर दीजिए मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये चला जाएगा आपका पूरा पूरा 50 बार 50। यानी कि ग्रुप में लड़कियों की संख्या 50 है। आप जो जोश में 50 आंसर मत लगा दीजिएगा, ये तो ग्रुप में लड़कियों की संख्या अभी है, प्रेजेंट में पूछा है शुरू में लड़कियों की संख्या कितनी थी। तो भाई अगर शुरू में सपोज n लड़कियां थी, n में से 5 छोड़ के चली गई और 10 लड़की नई आई हैं, तब जाके अब 50 लड़कियां हुई हैं। तो स्टार्टिंग में कितनी लड़कियां थी, 45। और इस सवाल का सही आंसर बी ऑप्शन होगा 45। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत फेमस है, और सबसे इजी तरीका ये करने का कि टोटल में चेंज बटे एवरेज में चेंज। कैसा भी सवाल है हर एक हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 13 करेंगे, त्रिकोणमिति का। यह सवाल रेलवे ग्रुप डी के पेपर का है। मुझे रेलवे में भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल मिले अलजेब्रा और त्रिकोणमिति चैप्टर से, जो आपको जरूर करने चाहिए। बताओ, 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन बटे कॉस माइनस कॉस बटे 1 माइनस साइन का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आप यहां पर वैल्यू पुटिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं ये देख पा रहा हूं कि दोनों चीजें बराबर है, कट जाएंगी। आप बोलोगे सर कैसे, मैंने त्रिकोणमिति की बेसिक क्लास में पढ़ाया। भाई आप ये बताओ ये क्या है, 1 प्लस साइन बटे कॉस। 1 प्लस साइन बटे कॉस किसके बराबर होता है, 1 प्लस साइन बटे कॉस किसके बराबर होता है। आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन। हर कोई जानता है कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन। शॉर्ट में लिखा करो भाई। अब आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर करो, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या आएगा बेटा, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन। तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा बेटा 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन। तो आप ये देख सकते हैं कि भैया 1 प्लस साइन बटे कॉस बराबर कॉस बटे 1 माइनस साइन। ये दोनों चीजें सेम ही है, कट जाएगा, कैंसल आउट। तो बेवजह की मेहनत क्यों करनी। और आप मुझे बताओ कॉस स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन। 1 प्लस साइन कट जाएगा ऊपर नीचे से, क्या बचेगा, 1 माइनस साइन बचेगा। अब 2 में से 1 माइनस साइन घटाएंगे तो 1 प्लस साइन थीटा इस सवाल का आंसर बचेगा, ए ऑप्शन। तो जरूरी नहीं कि हम सवाल देखते ही त्रिकोणमिति के या अलजेब्रा के बावले हो जाएं कि हां अब इसमें हम वैल्यू पुटिंग लगाएंगे। नहीं, अगर कोई सवाल ऐसे ही हो रहा है तो उसको ऐसे ही करिए, बेसिक ही करिए बेटा, कोई बुराई थोड़ना है ऐसे करने में। आगे चलिए दोस्त, सवाल है आपके सामने 14, बताओ। यह सवाल सीजल 2023 प्री के पेपर में आया है प्रॉफिट लॉस चैप्टर से। ए शॉपकीपर बॉट सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल्स फॉर 3600। एक दुकानदार ने 3600 रुपए में एक निश्चित संख्या में सेब खरीदे। ठीक है, 3600 रुपए में कुछ सेब खरीदे। खरीदने के बाद 1/5 सेब को 10% के लॉस पर, रिमेनिंग का 1/4 को 5% लॉस पर, रिमेनिंग के 2/3 को 15% के लाभ पर बेचा। कुल मिलाकर, सवाल में कहा गया कुल मिलाकर 27% का प्रॉफिट कमाने के लिए बचे सेब को किस कीमत पर बेचना चाहिए, यानी कि बचे सेब को मेरे दोस्तों किस दाम पर बेचना चाहिए। अगर कुल मिलाकर 27% का लाभ कमाना है तो मैं समझ गया भैया दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ डेविएशन। आप इसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, हाँ हो जाएगी, लेकिन एग्जैक्ट कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा बड़ी होगी दोस्तों। तो आप इसमें डेविएशन लगाओ, बहुत आसान रहेगा। अगर आप ये पता लगा लो कि बचे सेबों को कितने % प्रॉफिट पर बेचने से आपको 27% लाभ मिलेगा तो सवाल सॉल्व हो जाएगा।
एक दुकानदार ने 3600 रुपए में कुछ सेब खरीदे, ठीक है भाई। अब सवाल पढ़िए, उसने 1/5 भाग को 10% लॉस पर बेचा, यानी कि अगर 5 खरीदे तो 5 में से एक बेच दिया, फिर बचा 4, फिर 4 में से एक बेच दिया, बचा 3, 3 का 2/3 आसानी से निकलेगा, बहुत आसानी से निकलेगा। मैंने मान लिया कि एक आदमी ने टोटल 5 सेब खरीदे बेटा, मान लिया कि एक आदमी ने टोटल 5 सेब खरीदे, मान लिया एक आदमी ने टोटल 5 सेब खरीदे, 5 सेब टोटल 5, तो 5 का 1/5 कितना होता है? एक सेब उसने बेचा 10% के लॉस पर, 5 में से एक सेब बेच दिया 10% लॉस पर, बचे 4 सेब, बचे 4, फिर बचे का 1/4, 4 का 1/4 कितना होता है? 1, 4 का 1/4 होता है 1, 1 सेब आपने बेचा 5% के लॉस पर। देखो लॉस है तो मैं निगेटिव लगाऊंगा, प्रॉफिट है तो मैं पॉजिटिव लगाऊंगा। फिर बचे कितने भी, 5 में से एक और एक 2 बेच दिए, बचे 3, बचे 3, फिर बचे का 2/3, 3 का 2/3 कितना होता है? 3 का 2/3 कितना होता है? 2, 2 सेब बेचे मेरे दोस्तों यहां पे 15% के लाभ पर। फिर बचा कितना मेरे प्यारे भाई? बचा आपका 1 और 1 2, 2 4 हो गया, बचा 1 सेब। एक सेब को कितने % प्रॉफिट पर बेचना चाहिए? एक सेब को कितने % प्रॉफिट पर बेचना चाहिए कि कुल मिलाकर मेरे दोस्तों कितना? 27% का लाभ हो, कुल मिलाकर 27% का लाभ हो। सभी सेबों पर कुल मिलाकर 27% का लाभ हो, 27% का लाभ हो मेरे प्यारे भाई, ये है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, है मेरे प्यारे भाई, ये मैंने सेबों की संख्या का रेशियो निकाल लिया दोस्तों। देखो यहां डाटा बहुत आसान है, हम चाहें तो डेविएशन भी लगा सकते हैं, वेटेड एवरेज भी लगा सकते हैं, जो मर्जी आप चाहे यहां पे कर लीजिए। देखो मेरे प्यारे भाई, ये सेब है 1 और 1 2, 2 4 1 5, 5 रुपए के सेब पर 27% लाभ चाहिए, हमें टोटल चाहिए 5 का 27% जो कि 135 होता है, टोटल 135% होना चाहिए। 5 रुपए के सेब हैं तो 5 का 27% 135 का कुल लाभ होना चाहिए। यहां 1 रुपए का 10% लॉस है मेरे दोस्तों, माइनस का 10, यहां 1 का 5% लॉस है, माइनस का 5, यहां 2 का 15% प्रॉफिट है, 15 दूनी 30, तो 30 में से 10 और 5 15 घटाएंगे तो 15% बच गया, ये 15% बच गया, टोटल कितना होना चाहिए? 135, ये 15% बच गया, टोटल 135 होना चाहिए। तो 15 में क्या जोड़ें कि 135 हो जाए? 120%, यानी कि बचे सेब को 120% में बेचना पड़ेगा। बोलो हाँ, टोटल 135 आना चाहिए ना, 120 और मेरे दोस्तों 30, 150, 150 में से 15 घटाएंगे 135 आ रहा है, बहुत बढ़िया। बचे सेबों को 120% के प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा और मेरा सवाल सॉल्व हो गया मेरे प्यारे भाई। आंसर 11 का मल्टीपल आएगा, मैं वो भी चेक कर सकता हूं अब यहां से 11 का मल्टीपल, और मैं सॉल्व भी कर सकता हूं, ठीक है ना। ध्यान से सुनेगा कैसे। भाई आदमी ने कितने रुपए में सेब खरीदे? 3600 में। मैंने माना था कि टोटल 5 सेब खरीदे, तो 5 सेब कितने में खरीदे? 3600 रुपए में। आपसे पूछा बचे सेबों को, ये बचे सेब थे मेरे प्यारे भाई, जो मैंने कैलकुलेट किया, ये बचे सेब थे ना, इनका तो पता है यहाँ 10% लॉस है या 5% लॉस है या 15% प्रॉफिट है, ये बचे सेब। बचा सेब कितना? 1। अगर 5 3600 के तो एक कितने का आ जाएगा बेटा? 720 रुपए का। यानी कि सवाल इतना था 720 रुपए के सामान को कितने दाम पर बेचना चाहिए कि कुल 27% लाभ हो, तो 720 रुपए के सामान को 120% के प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा। 720 रुपए के सामान को 120% के प्रॉफिट में। देखो भाई हर चीज अपने आप पे 100% होती है, 100% पे अगर 120% का लाभ होगा, 100 पे 120% का लाभ होगा, तो 100 में 120 जोड़िए, हमें 220% में सेल करना पड़ेगा, 220% में बेचना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा था डायरेक्ट 220 में 11 का मल्टीपल चेक कर लीजिए। बहुत बेहतरीन सवाल है ये, वो हिडन जेम सवाल हैं जो आप नहीं कर पाते, जिनको डिस्कस नहीं किया जाता और पेपर में आते। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा ऐसे सवाल आते हैं, लेकिन कुछ जो सवाल आएंगे बेटा वो तो परेशान करेंगे ना बच्चों को। तो 720 का मेरे दोस्तों बचे सेब हैं, 120% प्रॉफिट कमाना है, तो 720 100 में 200 120 ऐड करेंगे, 220% में बेचना पड़ेगा। 2 जीरो से परसेंटेज खत्म हो गया, एंड में 2 दूनी 4 आएगा बेटा, ठीक है। यानी कि ये दोनों आंसर नहीं है, और 11 का मल्टीपल आएगा, 1 8 9 5 4 9 11 का मल्टीपल है, 6 1 7 और 8 4 12 11 का मल्टीपल नहीं है। आंसर इसका सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। देख लीजिए आप सवाल,
कितना प्यारा सवाल है। और ये आपके ये ऐसा नहीं कि मेंस के पेपर का किसी और एग्जाम का सवाल है, पिछले ही साल के सीजल के पेपर का क्वेश्चन है, इतना बेहतरीन। आइए आईसीआर टेक्नीशियन 2023 का अगला सवाल मेंसुरेशन से। एक शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या का 3 गुना है, उसका टोटल सरफेस एरिया 36√10+1 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, शंकु का आयतन या फिर वॉल्यूम क्या होगा। देखो भाई, आप शंकु जानते हैं, शंकु होता है इस तरीके से, डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ये होता है कोन। सवाल में बोला है कि कोन की जो हाइट है बेस के रेडियस का 3 गुना, यानी कि अगर बेस की रेडियस 1 है, अगर बेस की रेडियस 1 है तो कोन की जो हाइट है वो 3 गुना है, यानी कि 3 90 डिग्री रेशियो। ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, तो यहां से स्लांट हाइट कितनी आ जाएगी, √10, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, स्लांट हाइट आ जाएगी √10। ठीक है बेटा, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, सवाल में क्या दिया बेटा, सवाल में आपको दिया टोटल सरफेस एरिया। कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में L+R, पाई आर, आर का मतलब 1, पाई आर ब्रैकेट में L+R, L+R का मतलब √10+1। ये रेशियो के हिसाब से सरफेस एरिया, रेशियो के हिसाब से, पर रेशियो के हिसाब से टोटल सरफेस एरिया ये है, जबकि सवाल के अनुसार टोटल सरफेस एरिया कितना है, 36√10+1, 36√10+1 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो जब भी ऐसा सवाल है एक्स मानने लगते, एक्स मत लिखा करो, रेशियो में कैलकुलेशन किया करो। भाई अगर रेडियस 1 है तो हाइट 3 है, स्लांट हाइट √10 है, रेशियो के हिसाब से टोटल सरफेस एरिया है, सवाल में इतना दिया है, बताओ कितने गुना है। तो आप कहोगे सर √10+1 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो 1 की वैल्यू आ गई 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 यूनिट की वैल्यू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आई है, स्क्वायर बेटा, यानी कि सरफेस एरिया 36 गुना हो रहा है। आपसे पूछा आयतन, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेशियो में बताओ क्या आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, रेडियस 1 है, 1 का स्क्वायर। हाइट कितनी है मेरे दोस्तों, हाइट है यहां पर 3, रेशियो के हिसाब से कोन का वॉल्यूम ये आएगा, ये रेशियो के हिसाब से कोन का वॉल्यूम है, बट ये एग्जैक्ट वॉल्यूम थोड़ना है। एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई, जब हम कोई लंबाई नापते हैं तो लंबाई नापते हैं सेंटीमीटर में, जब हम सरफेस एरिया नापते हैं तो वो नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, जब हम आयतन नापते हैं तो आयतन नापते हैं सेंटीमीटर क्यूब में। मेरा बड़ा प्यारा लॉजिक है, फेवरेट बिना एक्स माने। अगर यहां पे एरिया 36 गुना हो रहा है, अगर सरफेस एरिया 36 गुना हो रहा है, टोटल सरफेस एरिया, एरिया में पावर 2 हो रही है, तो हर लेंथ 6 गुना होगी, 36 का अंडर रूट पावर 1 होना चाहिए बेटा। यानी कि अगर रेडियस निकालें तो 1 छिक्का 6 आ जाएगी, हाइट निकालें तो 6 18 आ जाएगा, स्लांट हाइट निकालें 6√10 आ जाएगा। वॉल्यूम फिर कितना होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए 6 का क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम में पावर 3 होती है, एरिया में पावर 2 होती है, लेंथ में पावर 1 होती है, वॉल्यूम में पावर 3 होती है, यानी कि वॉल्यूम जो होगा इस रेशियो में 6 की पावर 3 से गुणा करनी पड़ेगी, ये आपका आंसर आएगा। दिस इज द बेस्ट मेथड। अगर आप एक बार आपका हाथ बैठ जाता है तो आपको बार बार एक्स नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो गया, 6 का क्यूब 216 पाई सवाल का आंसर है, तो वॉल्यूम आएगा 216 पाई सेंटीमीटर क्यूब। कहां गया, सी ऑप्शन। अच्छा सवाल है मेंसुरेशन 3D का, आईसीआर के पेपर का मेरे भाई। आगे आइए, सवाल नंबर है आपके सामने 16। कौन करेगा सवाल, ये सवाल पता नहीं किस एग्जाम का है, शायद किसी स्टेट एग्जाम के पेपर का है, बनाइए। कौन करेगा, इन ए कंपनी 20% ऑफ एम्प्लॉय वर्क इन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। एक कंपनी में 20% कर्मचारी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। टोटल सैलरी ऑब्टेन्ड बाय ऑल द मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉय इज 1/6 ऑफ टोटल सैलरी ऑब्टेन्ड बाय ऑल द एम्प्लॉय। सवाल बोला मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉय की जो टोटल सैलरी है, जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में, उनकी सैलरी 1/6 है सारे एम्प्लॉय की टोटल सैलरी का, सारे एम्प्लॉय की टोटल सैलरी का। तो आपसे पूछा है मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉय की सैलरी का एवरेज और नॉन मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉय की सैलरी के एवरेज का रेशियो क्या होगा। देखिए एवरेज सैलरी कैसे निकालते हैं,
एक कंपनी में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, सबकी अलग अलग तनख्वाह है, सब अलग अलग पोस्ट पे, तो एवरेज सैलरी कैसे निकालेंगे? आप सभी की टोटल सैलरी ऐड कर लीजिए और उसको भाग दे दीजिए कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉई हैं। और अच्छी बात यह है कि मुझे सवाल में रेशियो दिया हुआ है और रेशियो ही पूछा है। तो मेरे दोस्तों ये है आपका टोटल सैलरी। टोटल सैलरी ये मैन्युफैक्चरिंग वाले कि भाई जो मैन्युफैक्चरिंग में है, और ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाले जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग में हैं। ठीक है भैया, आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब आप मुझे बताओ, सवाल बोला है कि मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉय की टोटल सैलरी जो है वो सारे एम्प्लॉय की सैलरी का 1/6 है। सारे एम्प्लॉय की सैलरी का 1/6 है, यानी कि कुल कर्मचारियों की टोटल सैलरी 6 है। अगर सारे कर्मचारियों की टोटल सैलरी 6 है तो मैन्युफैक्चरिंग वालों की सैलरी 1 है, यानी कि बाकी जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाले उनकी सैलरी कितनी है? 5। ये आ गया। अब आप मेरे प्यारे भाई मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉय की संख्या का रेशियो बताओ बेटा। सवाल बोला है कि 20% एम्प्लॉय मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में, 20% का मतलब 1/5, यानी कि अगर टोटल 5 लोग काम कर रहे हैं कंपनी में तो 5 में से 1 मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में है और बाकी का 4 नॉन मैन्युफैक्चरिंग में है। नॉन मैन्युफैक्चरिंग में ये आ गया। आपसे पूछा है मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के लोगों की एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी मेरे प्यारे में मैंने बहुत डिटेल में लिख के बता दे, ये लिखना नहीं है, तो बस दोनों रेशियो को डिवाइड कर दो। टोटल सैलरी को लोगों की संख्या से, एम्प्लॉय की संख्या से डिवाइड कर दो। दो रेशियो को डिवाइड करने का बेस्ट मेथड है ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 4:5 आंसर आ गया। और ऑप्शन नंबर मेरे दोस्तों यहां से ए वाला सही है। ठीक है, आगे आ जाएं। सवाल नंबर है 17। यह सवाल CHSL 2023 के प्री में आया है मेरे दोस्तों। 17 नंबर सवाल है, ये करेंगे। ये पेपर जो है मॉडरेट प्लस है, मॉडरेट से एक लेवल ऊपर का मेरे दोस्तों ये पेपर है, मॉडरेट और हार्ड के बीच में। आपको लग रहा होगा सर ऐसे सवाल कहां आते हैं? CHSL 2023 प्री की 4 शिफ्ट में सवाल आया था। 4 शिफ्ट में सेम डाटा, सेम लैंग्वेज, सेम करेक्टर, बस अलग अलग चीज पूछी थी, अलग अलग चीज। और इस सवाल का जो सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, जो मैं आपको मेथड, जो ट्रिक बताऊंगा, वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। और इस टाइप का कैसा भी सवाल आ जाए, कितना भी मुश्किल, बिना सिमिलरिटी के 1 सेकंड में आप कर पाओगे मेरे भाई। ध्यान से पढ़िएगा। पहले तो इस सवाल को पढ़ के इसका चित्र बनाना ही अपने आप में एक जंग है। आपको सवाल ठीक दिखाई दे रहा है? सुहास, सही दिखेगा ना केशव? सुहास एक 3.15 मीटर लंबा पेड़ और एक 11.25 मीटर ऊंची इमारत इस तरह स्थित है कि जमीन पर उनके पैर एक रेखा में हैं। तो सुहास एक आदमी है, एक 3.15 मीटर लंबा पेड़ है और 11.25 मीटर ऊंची एक इमारत है। इस प्रकार है कि जमीन पर ये तीनों एक ही लाइन में हैं, उनके पैर, उनके फुट जमीन पर एक ही लाइन पर हैं, इस तरीके से। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, मैं दूर दूर बना लेता हूं। पेड़ सुहास और इमारत के बीच में स्थित है। पेड़ जो है वो सुहास और इमारत के बीच में है। पेड़ इमारत से 45 मीटर की दूरी पर है। इसके अलावा सुहास की आंखें पेड़ की चोटी और इमारत की चोटी एक पंक्ति में पड़ती है। बहुत बेहतरीन लाइन। सुहास की आंखें पेड़ की चोटी और इमारत की चोटी एक पंक्ति में पड़ती है मेरे प्यारे बे। अब आप देखो ध्यान से बेटा, ये सपोज है बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है। ये समझो कि आपका, क्या ले लें, ये समझो कि आपका पेड़ है, थोड़ा उधर लेते हैं। ये समझो कि आपका पेड़ है और ये समझ लीजिए कि आपके सुहास भाई हैं, सुहास भाई, ये सुहास है। ठीक, अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि इस तरीके से है कि ये जो है इनकी चोटी जो है एक ही लाइन में आती है, एक ही लाइन में। ये आ गया, बताओ समझ में आया? आप बोलोगे जी सर समझ में आया और मजा भी आया है, हैं? कोई परेशानी नहीं है। तो आप ये समझिए मेरे प्यारे भाई कि ये तो हो गई आपकी इमारत, दिस इज इमारत, इमारत। ये हो गया जी पेड़, ये हो गया पेड़, और ये हो गया सुहास भाई साहब। क्योंकि सवाल में साफ साफ बोला है कि पेड़ जो है इमारत और सुहास के बीच में, और इनकी जो टॉप है, इनकी जो चोटी है और सुहास की आंखें माथे में होंगी, ये तीनों एक ही लाइन पर आते हैं, तीनों एक ही लाइन पर आते हैं। ठीक है, और ये सीधे खड़े होंगे बेटा, सीधे। आगे अब सवाल में दिया हुआ है कि इमारत की जो है वो 11.25 मीटर ऊंची है और पेड़ जो है वो 3.15 मीटर ऊंचा है, 3.15 मीटर ऊंचा है।
क्लियर है। सुहास की आंखें जमीन से 1.8 मीटर की ऊंचाई पर है, तो सुहास की जो आंखें वो जमीन से कितनी ऊंचाई पर है? 1.8 मीटर की ऊंचाई पर है सुहास की आंखें। पेड़ इमारत से 45 मीटर की दूरी पर है, तो ये जो पेड़ है ये इमारत से कितनी दूरी पर है? ये पेड़ की जो दूरी इमारत से 45 मीटर है, 45 मीटर। सवाल में आपसे पूछा गया है कि पेड़ सुहास से कितनी दूरी पर है। जो पेड़ है सुहास से कितनी दूरी पर है ये आपसे पूछा गया, यानी कि ये डिस्टेंस आपको निकालना है। आपकी जिंदगी का जो मकसद है बेटा ये वाली दूरी निकालना है, और बहुत इंटरेस्ट लेके आप ये सवाल करो, क्योंकि ये सवाल 4 शिफ्ट में आया हुआ है बेटा पिछले साल CHSL में। करो। आप यहां पे सिमिलरिटी लगा सकते हैं, एक नहीं 2 तरीके से। एक तो आप इनको आगे बढ़ा लो, राइट एंगल बन जाएंगे 3, या आप मेरे दोस्तों यहां से एक सीधी रेखा खींच दो, सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन, तो भी सिमिलरिटी लग जाएगी। या फिर मेरे प्यारे भाई ये क्या बन गया, ये सीधे सीधे तो खड़े होंगे ना, ये तीनों पैरेलल लाइन है, समांतर रेखाएं, यानी ये ट्रेपेजियम बन गया। ट्रेपेजियम, ये बड़ा वाला एक ट्रेपेजियम बन गया, इसमें समांतर रेखा खींची गई है मेरे दोस्तों। और मैं यहां पे ट्रेपेजियम का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा पैरेलल लाइन वाला मेरे प्यारे भाई। ये 11.25 है, 3.15 है, 1.80 है, ये वैल्यू मुझे दी हुई है, और मुझे इन वैल्यू की भी जरूरत नहीं है, मैं इनका रेशियो ले लूंगा। रेशियो आप बताओ, 11.25, 3.15 और ये 1.80, सभी 5 से कट रहे हैं, और सभी 5 2 7 2 9 3 4 5 9, सभी 9 से भी कट रहे हैं, यानी कि 45 से कट रहे हैं सभी संख्या। 5 से भी कट रहे हैं, 9 से भी। 45 से 45 दूरी 90 है, और 45 पंजे 225 है, 45 से जाएगा 25 बार, 25 बार। ये 45 से जाएगा बेटा 7 बार, 7 बार, और ये 45 से 180 जाएगा 4 बार। मुझे एग्जैक्ट की जरूरत भी नहीं है बेटा, मुझे तो केवल यहां से रेशियो से ही काम चल जाएगा, और भी मुश्किल डाटा देता तो मैं करता ही नहीं। अब आप मुझे बताओ मेरे प्यारे भाई, एक नंबर की ट्रिक आपको मिलेगी जो कहीं देखने को मिलेगी। जैसे जैसे आप इधर से इधर जा रहे हैं मेरे दोस्त, लंबाई घटती जा रही है। इमारत की लंबाई 25 है, पेड़ की लंबाई 7 है। जब इमारत से पेड़ पर जाते हो तो लंबाई कितनी कम हो जाती है? 18। 25 से 7 कितना कम हो गया? 18। और मेरे दोस्तों 18 की वैल्यू जब हम 25 इमारत से पेड़ की तरफ जाते हैं तो कितनी कदम मेरे दोस्तों, कितनी लेंथ कम हो रही है? 18। 18 की जगह कितना दे रखा है? 45 मीटर मेरे प्यारे भाई। सेम रेशियो में कम होगी। जब पेड़ से सुहास की तरफ जाते कितनी लेंथ कम होती है मेरे दोस्तों? 3 यूनिट। 3 यूनिट आपको समझना चाहिए। अगर 18 की वैल्यू 45 मीटर है तो 3 की वैल्यू कितने मीटर होगी मेरे भाई? जवाब दीजिए। अगर 18 की वैल्यू 45 मीटर है तो 18 को 6 से भाग दे दो, 18 को 6 से भाग दे दो, 3 आ जाएगा। तो यहां भी 45 को 6 से भाग देना था, मात्र केवल 45 को 6 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 7.5, 15/2 हो गया ना, 7.5 मीटर। यानी कि सुहास जो है वो पेड़ से 7.5 मीटर की दूरी पर है। सी ऑप्शन आंसर है। मैंने आपको टाइम लेके अच्छे समझाया, और आप कहीं भी घूम लीजिए, इससे बढ़िया, इससे स्मार्ट सॉल्यूशन इस सवाल का हो नहीं सकता। ठीक है मेरे प्यारे भाई, और आप जो मर्जी चाहे वो पूछ ले आपसे, जो मर्जी चाहे वो आप कर पाओगे बड़ी आसानी से। आगे आ जाएं। अब हम आगे आ जाते हैं मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 18 CPO 2024 का। ये सवाल है आपका ट्रेन का लग रहा है। 234 मीटर लंबी एक ट्रेन 234 मीटर लंबी है। अपोजिट डायरेक्शन में 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे एक आदमी को 6 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, तो एक ट्रेन है, एक आदमी को पार करती है जो है 6 सेकंड में। यह उसी दिशा में 23.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे दूसरे आदमी को पार करने में कितना समय लेगी? यानी कि इस सवाल को सॉल्व करना है तो मुझे ट्रेन की स्पीड निकालनी पड़ेगी। ट्रेन की स्पीड, ठीक है दोस्त, ट्रेन की स्पीड। तो मैं वो चीज आपको बताता हूं जो हर बच्चा समझ पाए, ठीक है ना। ट्रेन की स्पीड s किलोमीटर पर आवर, ये मैंने मान लिया। जब भी ट्रेन किसी आदमी को पार करते तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस जाती है? खुद की लंबाई 234 मीटर। अपोजिट डायरेक्शन है तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होगी बेटा? s+9 होगी रिलेटिव स्पीड। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में 5/18 ये आ गया। और कितने समय पार किया? 6 सेकंड। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। 6 से 18 मेरे दोस्तों कट ही रहा है आपका 3 बार, ठीक है भाई। और यहां पे तो कुछ कटने वाला ऐसा चक्कर लग नहीं रहा कि ये कटेगा। चलिए ये 234 की 3 में गुणा कर देते मेरे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 690 और 12, 690 12 702, 702/5
और माइनस का 9, ये आपका मेरे दोस्तों एस आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। ये आपकी किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी मेरे प्यारे भाई, ठीक है। या फिर डेसिमल में भी निकालने, लेकिन आंसर फिर सेकंड में पूछा है, फिर मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो ये वाला तरीका तो लंबा हो रहा है, तो मैं आपको शॉर्ट में ही समझाता हूं, ध्यान सुनेगा। देखिए ट्रेन चल रही है, इधर से आदमी आ रहा है, तो ट्रेन और आदमी की जो रिलेटिव स्पीड होगी वो s1 प्लस s2 होगी मेरे प्यार भी। और ट्रेन और आदमी मिलकर टोटल कितनी दूरी तय करेंगे? 234 मीटर। अच्छा ये बताओ आदमी की स्पीड कितनी है? 9 किलोमीटर पर आवर। आदमी की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में कितना है मेरे दोस्तों? 5/18 से मल्टीप्लाई। तो ये आदमी की स्पीड है, आदमी ने 6 सेकंड में कितनी दूरी चली होगी बेटा? 6 से गुणा, तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 15 मीटर आदमी ने डिस्टेंस चली होगी। हमें टोटल कितनी डिस्टेंस चलनी है? 234 मीटर। तो 234 में से 15 घटाइए, कितना बचा आपका? 219 मीटर बचा। ये 219 मीटर किसने डिस्टेंस चली होगी? रेलगाड़ी ने, ट्रेन ने। ठीक बेटा, ट्रेन इधर से आ रही है, आदमी इधर से आ रहा है मेरे प्यारे भी, दोनों चल रहे हैं। तो आदमी ने चली 15 मीटर, टोटल डिस्टेंस चलनी है 234, घटाइए तो ट्रेन ने चली होगी 219 मीटर। कितने सेकंड में? 6 सेकंड में। 6 सेकंड में पार किया है। तो यहां से ट्रेन की स्पीड जो आ गई मेरे दोस्तों, वो आ गई, रेलगाड़ी की जो स्पीड आ गई मेरे प्यारे में 219/6, 73/2 आ गई, 73/2। तो यहां से मीटर पर सेकंड में डायरेक्ट आ गया, मीटर पर सेकंड में। मेरा समय बच गया। पहले मैं किलोमीटर पर आवर में निकालता, फिर मीटर पर सेकंड में निकालता, तो मुश्किल होती। अब बोला यह उसी डायरेक्शन में, यानी कि सेम डायरेक्शन में एक और आदमी जा रहा है 23.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक आदमी जा रहा है 23.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इस आदमी को पार करने में ट्रेन कितना समय लेगी? बेटा आदमी की स्पीड कितनी है? 23.4 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में कितना होगा? 5/18। तो 18 कम 18, 18 3 54, ही आ जाएगा 6.5, 13/2। तो आदमी की स्पीड है 13/2 मीटर पर सेकंड। बोलो हां मेरे प्यारे भाई। ट्रेन और आदमी सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? s1 माइनस s2। 73/2 में से 13/2 घटाएंगे तो 60/2 यानी कि 30। तो रिलेटिव स्पीड यहां से आ जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। बताओ 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जब भी ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी तो खुद की डिस्टेंस जाएगी 234 मीटर जाने में। 30 की स्पीड से कितना समय लगेगा सेकंड में? है भाई ये 3 7 21, 2 3 8 24, 7.8 सेकंड का समय लगेगा। और 7.8 सेकंड इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। तो मुझे लगता है भाई ये थोड़ा हल्का रहा, क्योंकि हमने यहां पे सारी कैलकुलेशन मीटर पर सेकंड में की है। ध्यान रखना कि जब भी ट्रेन आदमी को क्रॉस करेगी तो ट्रेन खुद की डिस्टेंस को कवर करेगी। सवाल नंबर 19 अगला त्रिकोणमिति से। 1/sin क्यू माइनस कॉट स्क्वायर क्यू बटे 1 प्लस कॉसेक क्यू का मान क्या आएगा? भाई जल्दी बताओ। अगेन यहां पर वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, बट क्या इसको देख के दिमाग में घंटी नहीं बजती? कॉट स्क्वायर क्यू क्या होता है मेरे भाई? आप मुझे बताओ कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 यानी कि कॉसेक थीटा -1 इंटू कॉसेक थीटा +1, ये होता है बेटा। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है भाई। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉसेक थीटा -1 कॉसेक थीटा +1। तो 1/sin क्यू, 1/sin क्यू हो गया कॉसेक क्यू। कॉट स्क्वायर क्यों क्या? 1 प्लस कॉसेक और कोई ये और कॉसेक -1। तो देखो ये कॉसेक +1 तो कट जाएगा, क्या बचेगा? कॉसेक क्यू -1 बचेगा। कॉसेक क्यू -1 बचेगा मेरे प्यार भाई। कॉसेक कॉसेक कैंसिल आउट, माइनस माइनस +1 आंसर आ गया। ठीक है ना? कॉसेक थीटा +1 कट जाएगा, कॉसेक थीटा -1 बचेगा, कॉसेक कॉसेक कट गया, माइनस माइनस +1 आंसर। तो इजीली हो गया। अगर आपको फॉर्मूला याद है अच्छे से तो सवाल को आप जल्दी कर पाओगे। सवाल नंबर है आपके सामने 20 जी, और यह सवाल है दोस्त आपका पार्टनरशिप चैप्टर से। आइए जल्दी से करेंगे। ए और बी एक व्यवसाय में भागीदार है, एक पार्टनर है बिजनेस में। ठीक है, ए बी पार्टनर है। ए बी से 5 लाख रुपए अधिक इन्वेस्ट करता है। बी अपना पैसा 7.5 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है, जबकि ए अपना पैसा बी से 2.5 महीने अधिक के लिए इन्वेस्ट करता है। सवाल में दिया है यदि 9.25 लाख के कुल प्रॉफिट में से बी का शेयर
1.8 लाख कम है, बी का शेयर ए से, यहां पे हिंदी में लिखना भूल गया, अभी इंग्लिश में लिखा है ना। 9.25 लाख के कुल प्रॉफिट में से जो बी का शेयर है वो ए से 1.85 लाख रुपए कम है। ए का हिस्सा ये, ठीक है भाई। तो बी द्वारा निवेश की गई पूंजी क्या है, बी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है, बताओ जल्दी से कौन करेगा। बी का इन्वेस्टमेंट आपको बताने, यानी कि सवाल में मुझे टाइम बताया है, मुझे प्रॉफिट बताया, मुझे चाहिए इन्वेस्टमेंट। आपको पता है कि पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट वो किस रेशियो में बांटा जाता है। प्रॉफिट मेरे दोस्तों डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम के रेशियो में बांटा जाता है। हमें सवाल में क्या निकालना है भाई, इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगी, प्रॉफिट के रेशियो को डिवाइड कर देंगे मेरे प्यारे भाई टाइम के रेशियो से, प्रॉफिट को टाइम के रेशियो से डिवाइड कर देंगे। आप बोलोगे हाँ सर, तो यहां पे दो लोग हैं ए और बी। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि इन दो लोगों के बीच में जो लाभ है वो किस अनुपात पे बांटा गया, इन दोनों के बीच में जो लाभ है वो किस अनुपात पे बांटा गया है, मुझे ये बताओ। कुल प्रॉफिट 9.25 लाख है और बी का जो शेयर है, बी का जो शेयर है वो ए से 1.85 लाख रुपए कम है। ठीक है भाई, हमें रेशियो चाहिए, हमें कोई ये इससे कोई मतलब नहीं कौन कितने लाख कमा रहा है। देखो ये 5 गुना है, 18 पंजे 90 और 5 पच्चे 25, ये 5 गुना है मेरे प्यारे भाई। यानी कि टोटल प्रॉफिट अगर 5 है, अगर टोटल प्रॉफिट 5 है तो सवाल के अनुसार बी का जो शेयर है ये एक बार कट गया, 1.85 से कट रहा है। अगर टोटल प्रॉफिट 5 है तो बी का जो शेयर है वो ए से 1 यूनिट कम है। अगर टोटल प्रॉफिट 5 है तो बी का जो शेयर है वो ए से 1 कम है, यानी कि 3 और 2 आ गया। यानी कि अगर ए का शेयर 3 है तो बी का शेयर 2 है, 3 2 आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। 1.85 से काट लिया 9.25 को 5 बार, टोटल 5 है तो बी का हिस्सा ए से कितना, 1 यूनिट कम है मेरे दोस्तों। तो ये 3 2 आ गया रेशियो प्रॉफिट का। अब आगे सवाल में आगे बोला है बी अपना पैसा 7.5 महीने के लिए, टाइम देखिए, बी अपना पैसा इन्वेस्ट करता है 7.5 महीने के लिए, जबकि ए अपना इन्वेस्टमेंट बी से 2.5 महीने अधिक के लिए करता है। तो 7.5 से 2.5 महीने ज्यादा कितना होता है, 10 महीने। ए ने पैसा लगाया 10 महीने के लिए, किससे कट रहा है, 2.5 से। ये मेरे दोस्तों 2.5 से कट रहा है 4 बार, ये 2.5 से कट रहा है 3 बार, 4:3 आ गया, 4:3। ये प्रॉफिट का रेशियो है, टाइम का रेशियो है, डिवाइड करेंगे ए और बी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो आएगा, ए और बी की पूंजी का अनुपात आ जाएगा कि उन्होंने पैसा किस रेशियो में इन्वेस्ट किया है। बहुत बढ़िया है मेरे दोस्तों, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, 4 दूनी 8। 2 रेशियो को डिवाइड करने का सबसे स्मार्ट तरीका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9:8। ए बी ने पैसा 9-8 के रेशियो में लगाया है। पहले लाइन में बोला ए बी से 5 लाख रुपए ज्यादा लगाता है, तो ए ने बी से कितनी यूनिट एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया, 1 की वैल्यू सवाल में 5 लाख रुपए दी है। अब सवाल में क्या पूछा है, बी का शेयर पूछा है ना, बी का शेयर, तो बी का शेयर है बेटा 8 यूनिट है ना। 1 की वैल्यू 5 लाख है तो 8 की वैल्यू 8 पंजे 40 लाख, 40 लाख इस सवाल का आंसर है। 40 लाख कहां मर गया, सी ऑप्शन। करके जाइए भाई, ये पेपर के प्रीवियस सवाल हैं, वो यूनिक क्वेश्चन जिनको आप मिस नहीं कर सकते पेपर में, जो देखने में बेशक आपको मुश्किल लगेंगे लेकिन एक्चुअल में है बहुत आसान। 21वां सवाल है, आरआरबी ग्रुप डी से बनाइए अलजेब्रा का, फाइंड द वैल्यू, इसका मान बताओ। देखो मेरे भाई, एक्चुअली में इस सवाल में कुछ भी नहीं है। आपको पता है अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc। ये देखो, ये 2x माइनस 3y है, ये 3x माइनस 7z है, ये 7z माइनस 2x है। ये दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे हाँ सर यही दिखाई दे रहा है। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये समझो ये a³ प्लस b³ प्लस c³ है। लेकिन गौर से देखो तो इन तीनों को जोड़ के तो 0 आ रहा है ना। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो 2x से माइनस 2x कट जाएगा, माइनस 3y से आपका ये y, यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, y होना चाहिए, ठीक है भाई। ये माइनस 3y से 3y कट जाएगा, ये माइनस 7z से प्लस 7z कट जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ कितना होना चाहिए, 3abc। 3abc होना चाहिए। मैं पूरा लिख के बता दूं क्या, यार बोरिंग है लिखना।
इतने लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 3 2x माइनस 3y, 3y माइनस 7z, और मेरे दोस्तों ये हो जाएगा 7z माइनस 2x। ये 3abc आ जाएगा नीचे। सेम टू सेम कहानी ऊपर भी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। यहां भी 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 49z स्क्वायर प्लस 49z स्क्वायर कट जाएगा। ऊपर भी 3abc हो जाएगा, ऊपर भी 3abc हो जाएगा। तो 3 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, ठीक है बेटा, 3abc। 9y स्क्वायर माइनस 49z स्क्वायर, 9y स्क्वायर माइनस 49z स्क्वायर, और 49z स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, 49z स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। इतना लिखना पेपर में क्राइम है, हम केवल आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। 3 से 3 कट रहा है। आपको नहीं दिख रहा कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये ए माइनस बी है, क्या बचेगा ए प्लस बी। ये 2x का वर्ग माइनस 3y का वर्ग है, 2x माइनस 3y कट जाएगा, 2x प्लस 3y आना चाहिए, 2x प्लस 3y आना चाहिए, यानी कि आंसर यही बचेगा। ये 2x प्लस 3y बचेगा, से 3y प्लस 7z बचेगा, यहां से 7z प्लस 2x बचेगा। डी ऑप्शन आंसर आना चाहिए, डी। फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी से भाग देंगे तो ए प्लस बी बचेगा मेरे प्यारे भाई। और सुंदर दोस्त, ये लिखना ही नहीं था, आपको इतनी स्पीड रखनी है कि जब पेपर में सवाल आए तो आप सीधा गैस कर पाओ। ऊपर 3abc नीचे 3abc, 3 3 कैंसल आउट। मेरे दोस्तों क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी से भाग करेंगे, ए प्लस बी बचेगा तीनों स्टेप में। ठीक है, मजा आया करके आप बोलोगे सर 1 नंबर मजा आ गया। सवाल नंबर 22 डायमंड वर्क से, ए और बी को एक काम का 13/15 एक साथ करना है, बी और सी को एक साथ 11/20 करना है। यदि ए और सी की मजदूर के बीच का अंतर 7600 रुपए है तो ए बी सी की कुल मजदूरी कितनी है। कुल मजदूरी, बहुत बढ़िया। 3 लोग हैं, ए बी सी, पूछा है तीनों की कुल मजदूरी कितनी है, कुल, ये आपसे पूछा है। देखो सिंपल सा नियम है, जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। ए और बी को कितना काम करना है, 13/15। बी सी को एक साथ कितना काम करना है, 11/20। तो बटे 15 आ रहा है, बटे 20 आ रहा है, तो 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है बेटा, 60। मैंने टोटल काम को 60 मान लिया कि टोटल काम 60 है, 60, टोटल काम 60 मान लिया। तो ए और बी को कितना कर रहा है, 13/15। 60 का 13/15 कितना होता है, तो आप कहोगे सर 15 चौक 52, यानी कि ए और बी को 52 करना है। 60 का 13/15 52, यानी कि सी कितना करेगा फिर 8। सी कितना करेगा दोस्तों, 8। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। बी और सी को कितना करना है, 11/20। तो 60 का 11/20 कितना होता है मेरे प्यारे भाई, 33। 20 तिया 60 और 11 तिया 33, यानी कि बी और सी कितना करेंगे, बी और सी काम करेंगे 33, 33 बी और सी करेंगे 33। तो 60 में से 33 ये करेंगे तो बचा 27 ए करेगा। बी और सी अगर 33 करेंगे, 8 है तो बी कितना करेगा, 25 करेगा, 25। ये तीनों के काम का अनुपात आ गया। एबीसी काम इस रेशियो में करेंगे 27, 25 और 8। ए बी सी इस रेशियो में मेरे दोस्तों यहां पर काम करेंगे। मुझे तीनों के काम का रेशियो निकालना है, और मैं रेशियो तभी निकाल पाऊंगा मेरे दोस्तों जब आप टोटल को 15-20 का एलसीएम मान लोगे। बोला ए और सी का डिफरेंस, ए और सी के काम का डिफरेंस 7600 है। भाई ए ने 27 कुर्सी बनाई है, सी ने 8, डिफरेंस कितना है, 19। 19 की वैल्यू सवाल में 7600 रुपए दी है, 400 गुना, 400 टाइम्स 400 गुना। तो आपसे पूछा एबीसी की कुल मजदूरी, एबीसी ने कुल 60 यूनिट काम किया है, तो 60 यूनिट काम के लिए भी इन्हें 400 गुना मिलना चाहिए, यानी कि 24,000 रुपए, 24,000 रुपए मिलना चाहिए। ए ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो अगेन बहुत इजी सवाल है, मुश्किल नहीं है, ये बताएंगे। सवाल नंबर 23 कौन करेगा। एक त्रिभुज की ऊंचाई और आधार का योग 30 है। त्रिभुज का अधिकतम संभावित क्षेत्रफल क्या है, त्रिभुज का मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। ध्यान सुनिएगा, सवाल में ट्राइंगल का एरिया नहीं पूछा, सवाल में आपसे पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है। जैसे मैं प्यारे दोस्त आपके सामने ट्राइंगल बनाता हूं, ट्राइंगल, सपोज ये ट्राइंगल का बेस है ए, आधार है ए, ठीक है,
और सामने वाले वर्टेक्स से ये मेरे दोस्तों हाइट डाली जाती है h। दिस इज वन ऑफ द क्लासिकल क्वेश्चन h। यही आ गया। तो आप हमें ये बताओ कि त्रिभुज का एरिया क्या होता है। त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 मेरे दोस्तों a गुणा h, 1/2 बेस गुणा हाइट, ये ट्राइंगल का एरिया होता है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर। सवाल में जो है ट्राइंगल के बेस और एल्टीट्यूड का सम दिया हुआ है मेरे दोस्तों, आधार और ऊंचाई का योग दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ऊंचाई और आधार का योग दिया है 30 सेंटीमीटर मेरे दोस्तों। तो आपसे पूछा मैक्सिमम पॉसिबल एरिया क्या होगा, यानी कि आपको एरिया की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। एरिया की मैक्सिमम वैल्यू की ट्राइंगल का मैक्सिमम एरिया क्या होगा, अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा। भाई 1/2 तो फिक्स है, यानी कि ये प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए। एरिया मैक्सिमम कब आएगा, जब आधार गुणा ऊंचाई का गुणनफल मैक्सिमम हो, बेस गुणा हाइट का प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, मैक्सिमम। और आपने नंबर सिस्टम में कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा कि अगर दो संख्याओं का सम फिक्स है, अगर दो संख्याओं का सम फिक्स है तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम तभी होगा जब उनकी वैल्यू बराबर होंगी, जब संख्याएं बराबर होंगी। अगर संख्याएं बराबर होंगी तो ही प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा। नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है बेटा। अगर a + h 30 है तो a गुणा h सम अगर फिक्स है, योग निश्चित है, तो गुणनफल मैक्सिमम तभी मिलेगा जब दोनों संख्याएं बराबर हो, यानी कि बेस और हाइट दोनों ही 15-15 हो, 15-15। ठीक है भैया। तो इस केस में मैक्सिमम एरिया जो आएगा वो आएगा 15 गुणा 15, यानी कि 15 का स्क्वायर 225/2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, दशमलव में आएगा 112.5। 112.5 इस सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। बताइए, क्या प्यारा सवाल है दोस्त, इससे बेहतरीन सवाल नहीं बन सकता कोई। ठीक है, नंबर सिस्टम प्लस ज्योमेट्री हल्की मिक्स कर दिए यहां पर। आइए, सवाल नंबर है 24, सीजल 2022 में आया है और आपका यह सवाल है सिंपल इंटरेस्ट का है। कुछ पैसे एक बैंक में जमा किया जाता है जो साधारण ब्याज देता है। एक बैंक में हमने पैसा जमा किया, बैंक दे रहा है साधारण ब्याज, हालांकि बैंक सीआई देता है। राशि 3 साल में 1.25 गुना हो जाता है। पैसा 3 साल में 1.25 गुना हो जाता है। यदि 7 साल के बाद 7,60,000 रुपए की आवश्यकता है, 7 साल के बाद हमें 7,60,000 रुपए की जरूरत है, तो उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए कितनी राशि जमा करनी चाहिए, इस जरूरत को पूरा करने के लिए बैंक में कितना पैसा जमा करना चाहिए, अगर हमें ये जरूरत पूरी करनी है तो बताओ। सात साल में हमें कितना पैसा चाहिए, 7,60,000। तो कितने की जरूरत होगी मेरे भाई, देखो ध्यान से सुनो मेरे दोस्त। हमने बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया, सिंपल इंटरेस्ट बैंक दे रहा है। 3 साल में जो है आपका पैसा 1.25 गुना हो जाता है। 1.25 गुना हो जाता है। 1.25 गुने का मतलब होता है जी 5/4। 5/4 गुना। 3 साल में आपका पैसा 5/4 गुना हो जाता है। इसका मतलब आप 4 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 5 बन जाएगा, यानी कि आपको 1 ब्याज मिलता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि आप 4 रुपए इन्वेस्ट करोगे 3 साल में तो आपको उस पर 1 जो है वो ब्याज मिलेगा। 1 आपको ब्याज मिलेगा मेरे प्यार में, 1 ब्याज मिलेगा। ठीक है, 3 साल में 1 आपको ब्याज मिलेगा। तो 7 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 7 साल में देखो, ये जो नंबर 1 है ये 3 से नहीं कटता। अगर आपको कैलकुलेशन इजी करनी है तो आप इसको ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दो। 3 से 1/4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3/12 लिख सकता हूं कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। लिख सकता हूं कि नहीं? भाई 3 साल में आपका पैसा 1.25 गुना हो गया। 1.25 गुने का मतलब हो गया 125%। 1.25 गुना होता है 125%। आपका पैसा 125% हो गया 100% से, तो 25% आपको एक्स्ट्रा जो है वो आपको ब्याज मिला। 25% 1/4। 1/4 को मैंने ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दी। ऐसा क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया कि अगर आपका प्रिंसिपल 12 है, अगर आपका प्रिंसिपल 12 है तो 12 का 1/3 यानी कि 3 साल में आपको फिर 3 साल में आपको 3 यूनिट ब्याज मिला है। अगर आपका मूलधन 12 है, अगर आपका प्रिंसिपल 12 है मेरे प्यार में 12 यूनिट, तो 3 साल में आपको 3 यूनिट ब्याज मिला है। 3 यूनिट। तो आप मुझे बताओ 7 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा फिर?
7 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा, जल्दी से बताओ। अगर आपका प्रिंसिपल 12 है, 3 साल में 3 यूनिट ब्याज मिलेगा, तो 7 साल में 7 यूनिट ब्याज मिलेगा। 3 साल में 3 रुपए ब्याज है, 7 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 7 यूनिट। तो 12 यूनिट आपका प्रिंसिपल है, 7 यूनिट आपका ब्याज मिलेगा, तो 7 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, 19। और 7 साल बाद आपको बैंक में कितना पैसा चाहिए अपने खाते में, 7,60,000 रुपए चाहिए, 7,60,000 रुपए। यानी कि कितने गुना, 19 चौक 76, 4 गुना हो गया, ये 4 गुना हो गया मेरे प्यारे भाई। ये आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम, 40,000 गुना हो गया, 40,000 टाइम्स। आप बोलोगे सर ये तो मजा आ गया, इतना इजी हम डाटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपसे क्या पूछा, कितना पैसा बैंक में जमा करना चाहिए, तो बैंक में जमा करना पड़ेगा 12 यूनिट, 7 तो ब्याज है, तो 12 की वैल्यू भी मेरे दोस्तों, 12 की वैल्यू भी 40,000 गुना करेंगे, 4,80,000 बैंक में जमा करना पड़ेगा, सी ऑप्शन। ठीक है, जरूरी कि जैसे मैंने सोचा है आप भी वैसे ही सोचो। हो सकता है आप थोड़ी लेंदी तरीके से कैलकुलेशन करें और शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो ये तरीके होते हैं बेटा जिससे आपकी कैलकुलेशन हल्की रहे। हो तो ट्रेडिशनल मेथड से भी जाएगा कि 3 साल में 25% ब्याज है, 7 साल में इतना ब्याज है, फिर 100% में जोड़ो, फिर बराबर करो। अरे भाई जब मुझे पता है कि 3 साल में 1/4 ब्याज मिल रहा है, 4 से मैंने गुणा कर दी, प्रिंसिपल 12 है, 3 साल में 3 ब्याज है, 7 साल में 7 हो जाएगा, 12 पे 7 ब्याज हो जाएगा, अमाउंट 19 है। अमाउंट आपको इतना चाहिए 7 साल बाद, प्रिंसिपल पूछा है 4,80,000 रुपए। ठीक है, सीजल 2022 में एजिटिस सवाल आया है, ये आप जो है सवाल नंबर 25 अब बताओ। टेबुलर डीआई है, करिए टेबुलर डीआई। टेबल शोज द नंबर ऑफ टीचर इन 4 कॉलेज, 4 कॉलेज में टीचर्स बताए गए हैं, मेल और फीमेल, और परसेंटेज ऑफ ट्रेन टीचर अमॉन्ग देम, और उसमें भी बताएगा कितने उसमें परसेंटेज टीचर ट्रेंड है। तो यहाँ पे कॉलेज के नाम तो नहीं लिखे ना, ये ABCD होंगे कॉलेजेस, पता नहीं ABCD कैसे नहीं लिखे। ठीक है, तो आपसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ नॉन ट्रेंड मेल टीचर इन कॉलेज। कॉलेज ए में नॉन ट्रेंड मेल टीचर एंड नॉन ट्रेंड फीमेल टीचर्स इन कॉलेज बी। कॉलेज बी में नॉन ट्रेंड फीमेल टीचर्स कितनी हैं, टोटल नंबर आपको बताना है। देखिए कॉलेज ए में मेल टीचर कितने, 225। कॉलेज ए में टीचर कितने, मेल टीचर 225। 225 में से ट्रेंड कितने, 44%। लेकिन आपसे पूछा नॉन ट्रेंड मेल टीचर, 100% में से 44% ट्रेंड है, तो बाकी का मेरे दोस्तों 56% क्या है, बाकी का 56% आपके नॉन ट्रेंड है। इसी तरीके से आपको बताना है कि भाई नॉन ट्रेंड फीमेल टीचर कॉलेज बी में मेरे दोस्तों फीमेल टीचर, फीमेल देखना पड़ेगा ना, फीमेल टीचर 128 है। अच्छा 128 में से 25% आपकी ट्रेंड है, तो बाकी का 75% कितना है मेरे दोस्तों, नॉन ट्रेंड फीमेल टीचर हैं जो गैर प्रशिक्षित है, आपसे ये बताना है। तो 225 का 56% कितना आ जाएगा बेटा, 56% क्या होता है, 4% 1/25, 56% 14/25 हो जाएगा। 25 निम्मा 225 यानी कि 14 निम्मा 126 आ जाएगा। 128 का 75% कितना आ जाएगा, 75% तो 3/4 होता है। 128 का 75% 3/4 होता है, तो कितना जाएगा मेरे दोस्तों, ये 32 96 आ जाएगा, 96, यानी कि एंड में 2 आएगा है भाई। 120 और 90 210 और 12 222 आ गया। तो 222 इस सवाल का आंसर था, बी ऑप्शन। भाई ये तो मुझे लगा कि बहुत ही आसान निकला सवाल है। सीपीओ 2024 में लेटेस्ट ये वाला टेबुलर डीआई आया है। ठीक है, और डीआई का जो लेवल है प्री के एग्जाम में इतना ही होता है, ना बहुत ज्यादा मुश्किल और ना बहुत ज्यादा आसान। ठीक है, तो भाई ये था आपका थर्ड कंप्लीट मॉक टेस्ट जो मैंने आपको कराया, और हमने 25 शानदार सवाल सॉल्व किए मेरे दोस्तों। हर एक चैप्टर से हमने सवाल लिया, सीआई है, एसआई है, ज्योमेट्री है, टाइम एंड वर्क है, एलजेब्रा है, त्रिकोणमिति है मेरे दोस्तों, रेशियो का सवाल है, एवरेज है, और प्रीवियस ईयर सारे के सारे सवाल। सबसे अच्छी बात ये थी कि प्रीवियस ईयर थे, अलग अलग एग्जाम के थे, और उन्हीं एग्जाम के थे जिनको टीसीएस करवा रही है, वही सेम एग्जामिनर जो आपका सीजल का पेपर लेगा, जो एमटीएस का पेपर लेगा, उसी के बनाए हुए सारे सवाल थे। और मैंने आपको अच्छे सॉल्यूशन, अच्छे मेथड्स, अच्छे तरीके देने की कोशिश की, जिससे कि आप एग्जाम में वही अप्रोच लगाओ जो सीधा सीधा फायदेमंद हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ये मॉक टेस्ट 3 देखने के लिए। जिन बच्चों ने बाकी के 2 मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके आप देखिए,
ठीक है, 3 मॉक टेस्ट हम करवा चुके हैं अब। बाय।